Assalamu alaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, so today's topic is otitis media. ठीक है, what is otitis media? This is basically middle ears infection. ठीक है, आपके कान के 3 पार्ट्स होते हैं ना, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. तो ये मिडल ईयर का जो इन्फेक्शन होता है उसको हम otitis media का नाम देते हैं. ठीक है. Now you can see over here, this is the external ear, this is the middle ear and this is the internal ear. अब middle ear जो है यहाँ पे आपको fluid की accumulation नज़र आ रही है. ठीक है, due to inflammation of the middle ear, due to any infection. ठीक है, कोई bacterial infection हुआ होगा जिसकी वजह से inflammation हो गई है, उसके बाद पस ही डिस्चार्ज अंदर एक्यूमुलेट हो गया है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है और उसकी वजह से क्या हुआ कि यूस्टेचियन ट्यूब नैरो हो गई है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ ओटाइटिस मीडिया या मिडल ईयर इन्फेक्शन. ठीक है, यहाँ पे देख लें आप, ये आपकी यूस्टेचियन ट्यूब है, मिडल ईयर इन्फ्लेमेशन हो गई है इधर. ठीक है, एंड आपकी यूस्टेचियन ट्यूब नैरो हो जाती है इन केस ऑफ ओटाइटिस मीडिया. Now, what are the causes of acute otitis media? There may be bacterial causes या viral causes. Mostly हमारे पास Streptococcus pneumoniae is the main bacterial cause. इसके अलावा Haemophilus influenza can be a bacterial cause. Then viral में आपके पास क्या है? RSV virus, rhinovirus, adenovirus and many other viruses can be a cause of acute otitis media. ठीक है. अब हमारे पास क्या रिस्क फैक्टर्स हैं. ओटाइटिस मीडिया मैंने आपको बताया जैसे कि इन्फ्लेमेशन है ईयर की, दैट विल बी कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन इनटू द टिम्पैनिक कैविटी. ठीक है, उसकी डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं. लाइक अगर कोई अपर एयरवे इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को तो उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, या कोई इन्फेक्शियस राइनाइटिस का केस है, या आपके पास कोई बहुत ज़्यादा टोबैको स्मोक करता है. ठीक है, या टोबैको के साथ उसका ज़्यादा एक्सपोजर है, या किसी को बैक्टीरियल या वायरल मिडल ईयर इन्फेक्शन हुए हैं ऑलरेडी. ठीक है, या ब्रेस्ट फीडिंग का जो पोस्चर है वो ऐसा है कि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में ब्रेस्ट फीड करवाती है, जस्ट लाइक एयर. ठीक है, इसमें आपको नज़र आ रहा है शी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग इन सुपाइन पोजीशन. तो दिस कैन बी रिस्क फैक्टर. इसके अलावा अगर किसी के सिबलिंग्स को ऑलरेडी ये हिस्ट्री रही है या उनको ये प्रॉब्लम थी ओटाइटिस मीडिया की तो मोस्ट लाइकली पेशेंट माइट हैव दिस प्रॉब्लम. ठीक है, देन ओटाइटिस मीडिया वाली जो कंडीशन है इट इज़ मोर कॉमन इन बॉयज़. ठीक है, एंड ऑल्सो इट अफेक्ट्स मोस्टली आपके जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स या चिल्ड्रन होते हैं, इनको ये ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. और इसीलिए हम इस केस को मोस्टली ओपीडी में ट्रीट नहीं करते. हम मतलब ओपीडी में ट्रीट करते हैं लेकिन कंसल्टेंट्स इसको ओपीडी में ट्रीट करते हैं. ठीक है, मतलब वी रेफर दीज पेशेंट्स टू ENT स्पेशलिस्ट और वो फिर इनको ओपीडी में मैनेज करते हैं. ठीक है, मोस्टली हम इनको रेफ़र कर देते हैं. ठीक है, अब इन पेशेंट्स में मोस्टली क्या होता है, हेयरिंग लॉस की कंप्लेन हो सकती है, एयर एक हो सकती है विद पायरेक्सिया मतलब फीवर हो सकता है, साथ डिस्चार्ज ऑफ पस हो सकती है. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट दिस पसी डिस्चार्ज. इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन या जिसको आप ब्लू ईयर कहते हैं वो भी एक प्रेजेंटेशन होती है पेशेंट की. ठीक है, देन देयर माइट बी एनलार्ज्ड इन्फेक्टेड एडेनोइड्स ड्यू टू ओटाइटिस मीडिया. ठीक है, तो ये सारे हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हैं एंड थोड़े बहुत सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए. तो मतलब एनलार्ज इन्फेक्टेड एडिनोइड्स की वजह से भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है एंड ग्लू ईयर वाली प्रेजेंटेशन भी हो सकती है पेशेंट की जो बेसिकली ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन होती है. ठीक है, एंड मैंने आपको बताया ये कंडीशन क्योंकि मोर ज़्यादा कॉमन है बच्चों में तो इसलिए फिर हम इनको रेफ़र कर देते हैं. ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि जब हम ऑटोस्कोपी करवाते हैं पेशेंट की तो उस पर हमारे पास नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वैसे तो ऐसे होता है, आपके पास ये लाइट रिफ्लेक्स नज़र आ रहा है उसमें और ये मेल्यूलर प्रोमिनेंस आपको नज़र आ रही है. ठीक है, लेकिन जब आप ओटाइटिस मीडिया वाले पेशेंट की ऑटोस्कोपी करते हैं तो आपको क्या नज़र आता है दैट देयर इज़ ओपेसिफिकेशन बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली आपको नज़र आती है विद ओपेसिफिकेशन विद एरिथीमा एंड देयर वुड बी नो लाइट रिफ्लेक्स, मतलब देयर वुड बी लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स. ठीक है, इस पिक्चर में भी देख लें, दिस इज़ द नॉर्मल ईयर ड्रम एंड हेयर देयर इज़ द बल्जिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड वाई इट इज़ ड्यू टू पैथोजन दैट इज़ कॉजिंग इन्फेक्शंस. अब हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ओटाइटिस मीडिया के. देयर में भी हेयरिंग डिफ़िकल्टीज़, एयर एक हो सकती है, स्लीपिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है, देन फीवर की कंप्लेन हो सकती है एंड फ्लूइड ड्रेन करता है फ्रॉम द ईयर, मतलब देयर में बी एन ईयर डिस्चार्ज.
अब ये बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ऑफ ओटाइटिस मीडिया, क्योंकि ओटाइटिस मीडिया मैंने आपको बताया इट इज़ मोर कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन। तो बेसिकली देयर माइट बी अ कंडीशन ऑफ पुलिंग ऑफ ईयर्स बाय द बेबी, ठीक है। बेबी अपने कानों को बार बार पुल करेगा, उसको भूख नहीं लगेगी, वो बहुत ज़्यादा रोएगा, ठीक है, एक्सेसिवली क्राई करता है, ठीक है। एंड देयर वुड बी डिक्रीज पेन आफ्टर द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर्स। पहले पेन की शिद्दत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर कर जाए तो फिर उसकी पेन की इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। और जब पेशेंट सक कर रहा होता है तो उसकी पेन और ज़्यादा हो जाती है। और फीवर ऐसे बच्चों में 104 तक कॉमन होता है, ठीक है, मतलब हाई ग्रेड फीवर होता है इन पेशेंट्स में। और हमारे पास जो पोस्ट ऑरिकुलर और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। सो हम इन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं विद एंटीबायोटिक्स, विद एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा हम मायरिंगोटमी भी कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, ठीक है, ऑफ ओटाइटिस मीडिया। अब हम देखते हैं एयर इन्फेक्शन की जो जनरल ट्रीटमेंट वो क्या है। वो आप ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट में एंटीहिस्टामीन्स, एयर ड्रॉप्स, एनएसएड्स, डिकंजेस्टेंट्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स देंगे। ऑटोमाइकोसिस में मोस्टली एंटीफंगल्स दी जाती है, एंड आप ईयर ट्यूब सर्जरी कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द केस ऑफ ओटाइटिस मीडिया। सो इसमें क्या है कि आप किस तरह से अप्रोच करेंगे पेशेंट को। जब पेशेंट आपके पास ओपीडी में आएगा, सो बेसिकली उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी कि ईयर डिस्चार्ज है, और वो ईयर डिस्चार्ज जब आप एग्जामिन करेंगे तो ग्रीनिश या येलोइश कलर का होगा, और साथ पेशेंट को ईयरिक होगी। बच्चों के केस में वो दर्द की वजह से रोएगा बहुत ज़्यादा, फीवर उसको हाई ग्रेड होगा, 104 तक हो सकता है, ठीक है। एंड देयर वुड बी सेंस ऑफ फुलनेस इन द ईयर, और साथ में ईयर डिस्चार्ज होगा। अब जब आप एग्ज़ामिन करेंगे तो आप एग्ज़ामिन करेंगे विद ईयर स्पेक्युलम, ठीक है। ईयर कैनाल में आपको डिस्चार्ज मिलेगा इन द मिडल ईयर, ठीक है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी आप एग्ज़ामिन करेंगे वेदर इट इज़ इंटैक्ट और परफोरेटेड, ठीक है। और ओटाइटिस मीडिया के केस में बल्जिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। फिर आप वाइटल्स एग्जामिन करेंगे, ठीक है, ताकि आप देख सकें फीवर है या नहीं। और फीवर मोस्टली होता है और हाइब्रिड होता है। मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, आप सक्शनिंग एंड क्लियरेंस सबसे जो है आइडियली आप करते हैं विद सकर मशीन। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल तो फिर आप जेंटल सक्शनिंग करते हैं विद कॉटन बड्स, बट यू विल नेवर यूज़ एनी मैस्टिक फॉर सक्शनिंग, ठीक है। अच्छा, सक्शनिंग के साथ जब आपने क्लियरेंस कर ली तो फिर आप टॉपिकल एंटीबायोटिक्स प्लस लोकल एनेस्थेटिक्स पेशेंट को देंगे, जिसमें आपके पास सिपोकेन ईयर ड्रॉप्स होते हैं, और सिपोकेन ईयर ड्रॉप्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ज़ाइलोकेन होता है, ठीक है। सो ये ड्रॉप्स बेसिकली कंट्राइंडिकेटेड होंगे अगर पेशेंट की जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है दैट इज़ परफोरेटेड, ठीक है। इन केस ऑफ परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आप सिपोकेन ईयर ड्रॉप्स नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि उससे और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। देन औरल एंटीबायोटिक्स में आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे, दिस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, जो टैबलेट नोविडेट के नाम से आती है, 500 mg BD में देंगे। ऑल्टरनेट एंटीबायोटिक आप इसकी जगह पे दे सकते हैं सफिक्जीम, जो प्रेगनेंसी सेफ होती है, 400 mg BD में देंगे, या आप लीवोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं 250 mg BD में, ठीक है। देन आप साथ एनएसएड्स देंगे, जिसमें आप टैबलेट वॉरेन या आर्टिफिन वगैरह दे सकते हैं 50 mg BD। देन एंटीहिस्टामिन्स में रिजिक्स दे सकते हैं, या सेडल या जार्डिन देंगे, एक गोली HS में रात को सोने से पहले खाएगा पेशेंट, ठीक है। काउंसिल आप करेंगे पेशेंट को कि कान को खुश रखें, कान में तीली ना मारें, नहाते वक्त रुई पे तेल लगाकर कान में रखें, ठीक है। ये आपने पेशेंट को काउंसिल कर देना है। अब बच्चा अगर आपके पास आ गया है तो उसको आप क्या क्या एडवाइस करेंगे। पीडियाट्रिक डोज हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले एंटीबायोटिक में आप सिरप देंगे, सिरप नोविडेट, क्योंकि आपको पता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये 125 mg/5 ml की फॉर्मुलेशन में आती है, और इसकी डोज होती है 20 mg/kg, और ये आपने 2 डिवाइडेड डोज में देनी होती है, मतलब BD में देंगे, ठीक है। अगर बच्चा 1 साल का है और 10 किलो का है तो आप ये सिरप नोविडेट 1 चाय का चम्मच सुबह शाम देंगे, ठीक है। अगर 4 से 5 साल का बच्चा है और 13 से 14 किलो उसका वज़न है तो आप 1.5 चाय का चम्मच सुबह शाम देंगे, ठीक है। और अगर बच्चा 6 से 7 साल का है, यानी 18 से 20 किलो तक उसका वज़न है, तो फिर आप 2 चाय के चम्मच सुबह शाम देंगे, ठीक है। देन साथ आप एनएसएड्स में दे देंगे सिरप ब्रूफिन, और सिरप ब्रूफिन 100 mg/5 ml की फॉर्मुलेशन होती है, और इसकी डोज होती है 10 mg/kg TDS, ठीक है। सो ये आप दे देंगे 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, ठीक है। साथ आप कोई एंटीहिस्टामिन ऐड कर दें, जिसमें सिरप सेडल या सिरप रिजिक्स या TD आ जाती है। सिरप सेडल या रिजिक्स अगर दे रहे हैं तो ये 5 mg/5 ml की फॉर्मुलेशन होती है। अगर बच्चा 2.5 साल से कम का है तो आप आधा चम्मच रात को सोने से पहले पिला दें। अगर बच्चा 2.5 साल से ज़्यादा एज का है तो फिर आप 1 चम्मच रात को सोने से पहले उसको पिला देंगे, ठीक है।
और सिरप टी डे की फॉर्मुलेशन होती है 2.5 mg/5 ml। तो ये आपने, अगर बच्चा 2.5 साल से कम का है तो आपने 1 चाय का चम्मच पिलाना है रात को सोने से पहले, और अगर बच्चा 2.5 साल से ज़्यादा का है तो आपने 2 चाय के चम्मच उसको पिला देनी है रात को सोने से पहले। ठीक है, सो आई होप आपको ओटाइटिस मीडिया का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फेलोज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।